आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अब धीरे धीरे करके निबलिंग शुरू कर देनी चाहिए, और कौन से बढ़िया वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं इन स्तरों पर, क्योंकि बहुत पिट चुके हैं सारे के सारे प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स? एब्सोल्युटली। और मैं सुन रहा था आपका कॉन्वर्सेशन आज सुबह समीर अरोड़ा जी के साथ, तो उन्होंने भी यही चीज बहुत क्लियरली ये बताई कि जो अगर आपको जिस एरिया में जिस झील में फिशिंग करने को सिखा रहे थे वो झील तो बैंकिंग वाली ही है, लेकिन मानना ये पड़ेगा कि बैंकिंग में अभी भी 2-3 मुद्दे थोड़े से जो अनसर्टेनिटी जो जिसकी वजह से आ रही है, उसमें एक खास करके ये है कि ये जो नए एनपीए क्रिएशन का साइकिल है ये आपको दिसंबर के बाद ही एक्चुअल मायने में झलकेगा। तब तक ये कंफ्यूजन रहेगा कि एनपीए नए आए हैं या नहीं आए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो जो बैंक्स ने पैसे जुटाए हैं राइट्स इशू या क्यूआईपी के जरिए और अपनी बैलेंस शीट को ताकतवर बनाया, स्ट्रेंथ दी है, उन लोग को ये चीज का फायदा हो जाएगा कि मार्केट शेयर इंप्रूव होते हुए इनको मिलेगा और छोटी बैंकों से मार्केट शेयर घटता हुआ दिखेगा आपको। तो उस लिहाज से अगर देखें तो एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, ये 3 नाम तो आपके सामने है ही है। तो आप इसमें एसआईपी बेसिस पे कर लीजिए, जैसे कर लीजिए, पर ये रिजल्ट सीजन में आपको हो सकता है कि बैंक्स अच्छे भाव पे थोड़ी माइल्ड गिरावट पे मिल जाए और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो सकते हैं। लेकिन बैंकिंग में मैं देखिए जाते जाते कहना चाहूंगा कि बैंकिंग में डायरेक्ट बैंक लेने के अलावा अगर आप दूसरी जो एंसिलरी बिजनेसेस हैं जैसे क्रेडिट कार्ड्स, वो देखिए। और हमने बीच में देखा था एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स की हमने बात की थी, तब ये 800 रुपए के करीब था, तो नीचे से ये वापस, मतलब इसमें रेजिलियंस आप देखिए कितनी है। नीचे आता है, थोड़ी बहुत जब झड़ी आती है तो वो हल्का हो जाता है, लेकिन वापस इसमें वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी डिलीवरी बाइंग हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको चाहिए तो इस टाइप का बिजनेस लेना पड़ेगा जिसमें जिसको कहते हैं क्वाज़ी बैंकिंग क्षेत्र का हो, पैसे भी लेंड करते हैं और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके स्ट्रेंथ जो है उसको भी अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे एक बात नोट शुरू होगा, वहां पर लोग इंटरेस्टेड हैं। इस इन्वेस्टमेंट को आपने किस तरह से देखा? और सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन में देखिए जियो में भी पहले पैसा आया, अब रिटेल जैसे कारोबार में भी देखिए इतना पैसा आ रहा है। एब्सोल्युटली हेमंत, आई थिंक अच्छी चीज में पैसा लॉकडाउन हो या अनलॉक हो, पैसा तो आता ही आता है। और मेरी एक ही गुजारिश है, लोगों को ये समझाने की कोशिश करते रहते हैं हम लोग। एजीएम में तो इनफैक्ट 2000 के नीचे भी एक बार शेयर लुढ़क गया था, क्योंकि वो सऊदी अरामको के पीछे हम लोग सब लगे थे कि उसकी डील की अनाउंसमेंट कब आएगी, और वो जब नहीं आई तो हमने बाकी सब सुनी अनसुनी कर दी और शेयर का भाव गिर गया। मैं ये कह रहा हूं कि 37,000 करोड़ जो आया है, आप करोड़ हटा दीजिए, लेकिन एटलीस्ट 37,000 का तो शेयर लीजिए। तो शुरुआत तो उससे करिए कि आपके पास ऐसा शेयर हो जो हिंदुस्तान के एक नए क्षेत्र को क्रिएट कर रहा है। ये नए क्षेत्र में एंट्री नहीं ले रहा है, ये नए क्षेत्र को क्रिएट कर रहा है। और जो खुदरा व्यापारियों के साथ मिलके जो कामकाज होगा, और आपको पता हो तो कुछ 2 दिन पहले मेरे ख्याल से न्यूज आई थी, ऐसे सरसरी तौर पे आई और चली गई। इन्होंने इन्फीबीम्स एवेन्यू के साथ एक कुछ टाइप किया है या जियो का एसोसिएशन हुआ है। अब वो इसलिए हुआ है कि उसके पास एक पेमेंट मैकेनिज्म सीसी एवेन्यूज करके एक पेमेंट गेटवे है। अब वो पेमेंट गेटवेज, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, ईआरपी सपोर्ट, ये जो होता है, ये सब चीजों का तो हमने अभी तक समझने की कोशिश नहीं की। लोग क्या करें कि जियो मार्ट की सर्विस ली, हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब रहा, कस्टमर सर्विस वीक है। दैट शोज के एटलीस्ट जियो मार्ट काम कर रहा है, जियो मार्ट की पहल हो चुकी है, जियो मार्ट बीटा टेस्टिंग में है। तो ये सब चीजें जब हो रही हैं हमारे सामने, हमारे नजरों के सामने, और हम बोले कि आरडिया और टीसीजी और टीपीजी और जीआईसी इनको ही समझ आती है और हमको नहीं आ रही, तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैच है। सो आई थिंक एक सिंपल जवाब मेरा हमेशा रहता है, जब भी मार्केट गिरती है तो ऐसे पहले तो आप रिलायंस का शेयर ले लीजिए, चाहे पार्टली पेड लीजिए, फुली पेड लीजिए, लेकिन कुछ तो लीजिए। कई अभी भी निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने रिलायंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने 1200 पे देखा था कुछ चंद महीनों पहले, आज वो 2200 पे है तो महंगा लग रहा है। अब ये जिस दिन 3200 हो जाएगा कुछ सालों में, तो आप फिर बोलेंगे कि ये हम यहां से भी अच्छी खासी जो है 50% की अपसाइड मिस कर गए। सो वो गलती ना कीजिए, बिजनेस वो लीजिए जो लंबे समय पे चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, और उस अंश पे ये सब पॉइंट्स पे ये क्वालिफाई करता है। तो आई हैव नो डाउट सर, ये जो फंड्स आ रहे हैं ये सॉवरेन फंड्स हैं, ये कोई 6, 7, 8 साल की अवधि वाले नहीं है, इनके पास कोई समय सीमा की लिमिटेशन नहीं है। ये लंबे समय तक 10-20 सालों तक भी लगे रहते हैं, बिजनेस में अटैच रहते हैं, पार्टनर्स रहते हैं। सो आई थिंक उस हिसाब से कैपिटल बैलेंस शीट सपोर्ट बहुत मजबूत है।
तो बिल्कुल इसको गिरावट में लेना चाहिए, इस भाव पे भी लेना चाहिए। आपकी मर्जी है कितना एलोकेशन करना है, लेकिन आई थिंक इट्स स्टिल अ ग्रेट बाय। मार्च लूज से आपकी राय टीसीएस पर, आई मीन कंसीडरिंग दिस फिगर्स और बायबैक के खबरों को चलते, और आपकी अप्रोच क्या होगा? इनफैक्ट प्रकाश दीवान जी। नहीं, आई थिंक वीरेंद्र बहुत क्लियर है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट आया था सोमवार को, जब तभी हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें अच्छी खासी 8-10% की एक अपसाइड आपको उस भाव से भी मिलेगी, और वो मिली है। सो ना सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ये इसमें अच्छा वो मूव मिला है आपको, बट एज इन्वेस्टर्स अगर आप इसको बाईबैक को अवेल करते हैं, इसी बाईबैक हो क्यों रहा है? क्योंकि प्रमोटर्स को कैश बटोरना है, और अगर आप भी शेयर होल्डर हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर बेशक हो, लेकिन आपको भी अगर पैसे मिल रहे हैं सामने तो आपको लेने हैं, टेंडर कीजिए, पैसा लीजिए, और अच्छा खासा भाव आपको मिल रहा है। और फिर कहीं ना कहीं अगर मार्केट थोड़ी हल्की फुल्की होती है और आपको वापस 2200-2300 की जोन में मिलता है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऐड करते हैं। तो स्ट्रैटेजी तो मेरी तो यही रही है, हमेशा बाईबैक में पार्टिसिपेट करके आपको मौका मिला है शेयर को वापस हासिल करने का। सो ये वेल्थ क्रिएशन जर्नी जो इसकी रही, और इस बार डिविडेंड जो आशीष ने जो बहुत बड़ी रेंज बताई, तो मुझे लगता है डिविडेंड भी बहुत लिबरल आएगा। तो जिनको डिविडेंड से लगाव है उनके लिए भी पॉजिटिव है, और जिनको पूरी तरह से शेयर दे के वापस एक नया खेल खेलना है उनके लिए भी है। सो आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव। अभी भी इसमें आज के न्यूज आने से पहले अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। और उम्मीद ये है कि बाईबैक थोड़ा सा लिबरल आएगा एज कम्पेयर टू पहले के जो 16,000 करोड़ के जो आए हैं उसमें। ठीक बात। आज को आप कैसे देखते हैं नंबर्स के बाद, और स्मॉल कंपैरिजन विद गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, क्या बेटर लग रहा है आपको? नहीं, मेरे तो देखिए दोनों सेगमेंट्स जो है, हालांकि ये दोनों लोन देने के कारोबार में है, लेकिन जो सेगमेंट्स ये केटर करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो गोल्ड फाइनेंस कंपनी के पास वो आदमी जाता है जिसका काम कहीं ना कहीं अटक गया है, जिसको जल्द पैसा लेके एक छोटी अवधि की दुविधा को पार करना है, तो वो अपना गोल्ड भी गिरवी रख के लोन लेता है। वो नया कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने या गाड़ी लेने के लिए उसको कभी भी गिरवी नहीं रखता है। जो कंज्यूमर फाइनेंस की बात है, जो बजाज फाइनेंस का कारोबार है, वो कंजम्पशन ड्रिवन है। वहां पे आपको नई चीजें अक्वायर करने के लिए जब पैसे लगते हैं तब आप उसको बजाज फाइनेंस पे डिपेंड करते हैं। सो दोनों का डिफरेंस होने की वजह से जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है, मुझे लगता है वहां पे रफ्तार जो है वो और बढ़ेगी। जैसे अगर स्टिमुलस पैकेज नहीं आया तो आप इनकी बुक और भी एक्सपैंड होते हुए देखेंगे। और अब हो ये रहा है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट हुए हैं पिछले 6 महीने में, लेकिन इनकी लेंडिंग रेट्स में कोई ज्यादा तब्दीली आई नहीं है। तो उस वजह से जो स्प्रेड्स हैं मुथूट फाइनेंस के या मनप्पुरम के आप देखिए, तो वो जो कॉन्फिडेंस की आप बात करें वो वहां से ही आ रहा है। कॉन्फिडेंस की शुरुआत ही वहां से हुई है कि मैनेजमेंट को पता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जितना पैसा हम लगा सके, रेस कर सके, वो लेंड कर सकेंगे। वेयरएज कंज्यूमर फाइनेंस का लेंडिंग जो है वो थोड़ा सा स्लो ना अभी हुआ है। मुझे तो लगता है ये थोड़ा सा फेस्टिव सीजन की वजह से एक बॉयंसी है। फेस्टिव सीजन के बाद तो यहां और भी डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा। और गाड़ियों का जहां तक सवाल है, होता ये है कि हमने कार की बात नहीं की, कार लॉन्च की, बट नवंबर के बाद कार की बिक्री भी घट जाती है, क्योंकि लोग अगले साल के मॉडल की वेट करते हैं। तो उस लिहाज से अगर सब कुछ देखें तो समावेश इसका ये है कि बजाज फाइनेंस पे जोर अभी भी दबाव जो है वो बना रहेगा। एंड आई वुड बिलीव आपको ये नीचे के लेवल्स पे मिलेगा, तब लेना है। ये आंकड़े एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वीकनेस दिखा रहे हैं, और ये वीकनेस थोड़ी सी लंबे समय तक रह सकती है। सो डोंट जंप इनटू बाइंग इट। हो सकता है 3,000-3,100 के जोन में आपको मिल जाए कभी, तब लेके रखिए ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाए। ठीक बात है। डिपॉजिट जाने के बाद से अब तक की तो वो मुझे टाइटनिंग नजर आ रहा है, और स्टेटमेंट्स तो बहुत ही शानदार है। इस स्टॉक पर आपकी राय और इसका असर दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स पर कैसे आप देखते हैं पड़ता हुआ? देखिए, डेफिनेटली सराहनीय है जो नंबर्स आए हैं, जो नंबर्स आए हैं और जो इन्होंने डेटा शेयर किया है। एक चीज लेकिन कहना चाहूंगा कि टाइटन
की जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं वो सारे क्षेत्र में आप उसको विस्तारण उसका या एक्सट्रापोलेशन नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि टाइटन को मार्केट शेयर इम्प्रूवमेंट बहुत मिल रहा है। और मैं एक चीज आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इन्होंने जो कोविड के बाद जो प्रोटोकॉल फॉलो किया है सेफ्टी का और इसका हाइजीन का, वो गजब का है। तो आप इनके स्टोर में जब जाते हैं तो इतना आपको कंफर्ट आता है। तो ये चीजें जो लोकल ज्वेलर्स हैं वो इतना नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये हो रहा है कि जो छोटे छोटे शहरों में या छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स थे उनको सेफ्टी, उनके इन्वेंट्री की सेफ्टी का इश्यूज बहुत हो रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी वो चिंताएं बढ़ रही है, चोरी चपाटी हो रही है। तो ये जो शोरूम्स हैं इसमें हाई सिक्योरिटी और हाइजीन मेंटेन करके जो कर रहे हैं। तो और रॉ गोल्ड जिसको कहते हैं, मतलब लोग इस माहौल में ऐसा होता है कि पैसा घर में कैश रखें या कोई और एसेट में कंफ्यूजन है कहां पे पैसा स्टोर किया जाए, तो गोल्ड बिकम्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे ऑफ स्टोरिंग इट। तो वो उस लिहाज से भी एक वो हो रहा है। तो आई थिंक इसमें ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और फेस्टिवल सीजन शायद इसको थोड़ी और लगाम भी दे दे। और अगर वो होता है तो टाइटन आपको एक इंटरिम पीक आउट वाला जो होगा, मुझे याद है राजेश ने 1000 रुपए के करीब ये पकड़ा था और तब कहा था कि ये 12,500-1300 तक की कूच बहुत आसानी से कर लेगा। और तब हम लोग को आश्चर्य लग रहा था कि ऐसी रिकवरी कैसे आ सकती है। लेकिन वो नंबर्स दिखा रहे हैं, वो चार्ट्स में वो आपको झलकता हुआ दिख रहा था जो उन्होंने पकड़ा। और अब मेरे ख्याल से ये फेस्टिव सीजन तक थोड़ी सी अपलाइन, इसकी जो ट्रेंड लाइन है ये पॉजिटिव रहेगी। नंबर्स ठीक ठाक रहे तो हो सकता है 1300-1350 का भी फासला पार कर ले। सो इट्स अ गुड बेट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा सा लेट हो गया है इसको लेने के लिए, क्योंकि लेने का मौका 1000 रुपए के 1000 के नीचे था, आपने वो 20-25% की अपसाइड मिस कर दी। तो अब जो रिस्क रिवॉर्ड है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पे अनफेवरेबल हो सकता है।